थैंक यू डॉक्टर अनिल। मंच पर उपस्थित प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मनुका खन्ना मैडम, रजिस्ट्रार विद्यानंद जी, बहुत समय बाद मुझे बहुत सारे डीन्स दिख रहे हैं एक साथ बैठे हुए। इतने मुझे किसी कार्यक्रम नहीं दिखते हैं और इतने हेड्स भी कई एक साथ नहीं दिखते हैं। और ऑल दी एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स, हमारे विश्वविद्यालय की पूंजी जिन जिन लोगों के पास है, ऐसे हमारे सभी नॉन टीचिंग कॉलीग्स, हमारे सहयोगी जो विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग के बतौर अपनी सेवा दे रहे, आप सब लोग मिलकर इस यूनिवर्सिटी को, जो मैं बार बार कहता हूँ कि इसकी एक बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री थी, लेकिन इसका उससे बेहतर फ्यूचर है। और ये बात मैं 2020 से कह रहा हूँ। और आज जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं ऑफ ऑल द अकम्पलिशमेंट्स दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज़, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ओनली। ये उसी का परिणाम है कि जो ग्लोरियस हिस्ट्री रही उससे ज़्यादा उज्जवल भविष्य इसका दिख रहा है। आप सबको ही नहीं दिख रहा है, पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूं कि शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी का कोई टीचर किसी देश की फंडिंग एजेंसी को अप्लाई करता है और उसको नहीं मिलता। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा भरोसा आपके ब्रांड यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में जगा है। तो वो सब एक होलिस्टिक प्रयास है जिसमें यूनिवर्सिटी का क्लास 4, यूनिवर्सिटी का क्लास 3, यूनिवर्सिटी के अधिकारी, हमारे डीआर मैडम बैठी हैं, डीआर साहब बैठे हैं, अकाउंट ऑफिसर बैठी हैं, और हमारे सभी एस्टीम्ड कॉलीग्स यूनिवर्सिटी टीचर्स बैठे हैं, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे डीन फैकल्टी हैं, दूसरी अथॉरिटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये सब जब मिलकर एक दिशा में प्रयास करते हैं तो इस तरह के परिणाम आते हैं। और इसलिए लगभग 300 से ज़्यादा सिलेक्शंस यूनिवर्सिटी ने किए। नॉट अ सिंगल लिटिगेशन। ये यही नहीं है, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री तो आपको पता ही है, जहाँ गेस्ट फैकल्टी के लिए भी कोर्ट में केसेस में आया था, तो मैं खुद ही उसको देख रहा था। इस होलिस्टिक प्रयास के लिए, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये कोई वाइस चांसलर का प्रयास नहीं है, ये प्रो वाइस चांसलर का प्रयास नहीं है, रजिस्ट्रार साहब का प्रयास नहीं है, ये कुछ शिक्षक संघ या कर्मचारी परिषद के कुछ पदाधिकारियों का प्रयास नहीं है। ये वो जो एकदम पीछे बैठे हैं, जो क्लास 4 के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जो क्लास 3 की डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अपनी सेवा दे रहे हैं, जो क्लास में हमारे नए अपॉइंटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं, उन सब के लिए एक ताली बनती है। जो भी बेस्ट टैलेंट अवेलेबल था हिंदुस्तान में, जो हमारे पास आया, हमको अप्लाई किया, जिसने जो भी बेस्ट टैलेंट अवेलेबल था, उन सबको हम लोगों ने यहाँ कोशिश की कि वो आएँ, वो रहें। और इस प्रयास में जो भी यूनिवर्सिटी कर सकती थी, आप सबको पता है, शायद मुझसे भी ज़्यादा पता है यूनिवर्सिटी की कितनी सीमाएं हैं जिसके बीच में हम लोग ऑपरेट करते हैं। हमारी एफओ मैडम नहीं तो मैं बताता कि वो महीने के शुरुआत में ही कह देती हैं कि अभी इतना पैसे डेफिसिट है, इस महीने की तनख्वाह देंगे। भाई 2 चीज़ें तो मैंडेटरी हैं कि सैलरी हमको देनी है और बिजली का बिल देना। बाकी कुछ तो सरकारी पैसे भी हैं जो हम लोग हर बार उनको टालते रहते हैं, अभी इस महीने नहीं देंगे, अगले महीने देंगे, लेकिन ये 2 तो बहुत ही मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है हमारा। उस तक का हमारा संघर्ष है और मुझसे आप बेहतर जानते हैं, उससे निकलने के बहुत सारे प्रयास हुए हैं और बहुत सारे प्रयासों में हम लोगों को सफलता मिली है। इस कदर की 2020 से लेकर 2025 में हमारा ग्रॉस रेवेन्यू करीब 70% तक बढ़ा, बिना 1 रुपये फीस कहीं से बढ़ाए, बिना 1 रुपये की फीस बढ़ाए। और
उसके बाद स्टूडेंट के नंबर्स करीब करीब 50% बढ़े। 50% इसी कैंपस के ऑन कैंपस स्टूडेंट के नंबर्स बढ़े, जहां हिंदुस्तान में बहुत सारी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ अपनी सीटें नहीं भर पा रही। उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा बेहतर से बेहतर स्वरूप में दें, यही हमारा काम, और आप सब उसको कर रहे हैं। उसमें इन तमाम मर्यादाओं सीमाओं में रहते हुए बहुत सारे प्रयास किए गए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन का हो, चाहे इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन का हो। मुझे याद है 2021-22 में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन का काम शुरू किया, और वहाँ से लेके अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। कुछ आते ही मुझे समझ में आ गई, जैसे कोई कम से कम भाई सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट के लिए, और उनके बैठाने तक का हमारे पास दिक्कत रहती रही है, उसको भी अटेंड करने की कोशिश हुई है। बहुत सारे प्रयास पीएम ऊषा स्कीम में हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से इसी क्रम में स्टूडेंट के बाद हमारे स्टाफ का भी नंबर आता है, तो इधर काफ़ी प्रयास आप सब लोगों ने किया, जिसके क्रम में मुझे लगता है लगभग 50 टीचर्स को उनके रेजिडेंसेस मिले, लगभग 200-150 से ज़्यादा ही होंगे नॉन टीचिंग के रेजिडेंसेस होंगे। बहुत सारे जो सालों के 2015 तक के पेंडिंग स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करके उन सारे प्रोजेक्ट्स में आज की डेट में 100% कंप्लीशन और अकोमोडेशन अलॉटमेंट सब कुछ डन। तो बीच बीच में कुछ भाई आवश्यकता रहती है, किसी को एग्जिस्टिंग घर है तो किसी का प्लास्टर का प्रॉब्लम है, किसी का पेंट का प्रॉब्लम है, किसी का प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, कुछ वो होता रहता है, वो किसी हमारे आपके घर में भी होता रहता है। वो कंसिस्टेंट बेसिस पे उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। नॉन टीचिंग में मुझे लगता है कि जितने भी ड्यू ACPs और प्रमोशंस थे, रजिस्ट्रार साहब के पास पूरे डिटेल्स हैं। I was too stuck with some of the assignments, pressing assignment in the university, so I could not prepare the data. But otherwise, लगभग जितने भी मृतक आश्रित के केसेस थे, कुछ विवादित मसलों को छोड़ दें, जहाँ पे मान लीजिए एक सीट है और कई का एप्लीकेंट्स है, ऐसे विषयों को छोड़ दें तो ज़्यादातर केस में हमारे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। हमारा ACPs डन है, रेगुलराइजेशन एक बड़े लेवल पे हुआ है। कुछ जो नहीं हुए वो इसीलिए कि उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसको आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि भाई हमको भी दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। यहाँ लखनऊ है तो रोज चिट्ठी पत्री की कहानी चलती रहती है। फैकल्टी मेंबर्स में 231 प्रमोशन की कमिटीज हुई, 231, और बाकी लगातार प्रक्रिया चल रही है। और मुझे लगता है इस साल के अंत तक हम लोग 0, क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट जो इसी साल हुए थे उनके भी मतलब हमारे ही टेन्योर में हुए, उनके भी ड्यू हो गए। 3 साल पहले जिन विभागों में अपॉइंटमेंट्स हुए उनके भी ड्यू हो गए हैं। इसी क्रम में जो हमारे सेल्फ फाइनेंस के टीचर्स थे, इवन उनके लिए भी किसी की 40,000 वेतन था, किसी का 45,000 वेतन था, किसी का 50,000 था, उसी में किसी का 55,000 था। कोई लीव रूल, स्टैंडर्ड लीव रूल नहीं था, सब कुछ डिस्क्रिशनरी था कि VC साहब के पास आए, वो दे दें तो दे दें, नहीं दे तो नहीं दें। तो वो सबको भी एक व्यवस्था में डाला गया, और ये मान के कि सबका एक स्टैंडर्ड होमोजीनियस लीव रूल्स बने, वो सब के सब हर स्टैट्यूटरी बॉडी से पास कराए गए। सबको 2 कैटेगरी में अभी फैकल्टी है हमारे पास, एक जुद में क्योंकि गवर्नमेंट का एक GO है तो उसको हम जो वेतन देते हैं जितना बढ़ा सकते थे उसमें भी बढ़ाया गया, लेकिन एक पूरे यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस में एक समान वेतन हो, उस पर प्रयास चल रहा है। जैसे ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी और स्ट्रेंथन होती है तो हम उसको भी हम लोग इंश्योर करेंगे। तो उसी क्रम में जैसे करियर वर्टिकल मोबिलिटी इन दी पोजीशन एक वो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से बहुत सारे घर, हालांकि मैं जितने नए टीचर्स हैं आप पूछिए इनसे, मैं इनको पूछता हूँ, मुझे क्योंकि मालूम है यहाँ की प्रॉब्लम, तो मैं पूछता हूँ भाई आप घर तो नहीं मांगोगे, तो वहाँ तो बोलते हैं कि नहीं मांगेंगे, लेकिन जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं साहब हमको ये घर दे दीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि जिसको जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, भाई ऑफकोर्स 200 सिलेक्शन अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट ही हो गए लगभग 200, और हमारे पास कुल
अकोमोडेशन है ही, छोड़ के जाने वाले बहुत कम है, जो रिटायर हो रहे हैं वही जा रहे हैं, तो उतनी है नहीं। एक बात चल रही है हम लोगों की कि एक स्पेस आइडेंटिफाइड है जिसमें मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, वो मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने के अंदर उसका हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं। और उसमें भी ये इंटेंशन है कि ऐसा नहीं कि वो 4 बेडरूम के खूब बड़े घर बना दो और घरों की संख्या कम हो, बल्कि 3 बेडरूम का एक जो स्टैंडर्ड डिसेंट हो सकता है, सो दैट नंबर ऑफ फ्लैट्स जगह आइडेंटिफाई हो चुकी है और वो खाली कराई ऑलमोस्ट खाली है आप समझिए, और उसके लिए बेसिक फाइनेंशियल अरेंजमेंट वो हमने कर लिया है। कुछ हमारी प्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जो हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, वो जैसे ही कंप्लीट होंगे तो फिर हम उस फाइनेंशियल लायबिलिटी से जैसे ही बाहर आएंगे, क्योंकि प्रायोरिटी वो है कि जो ऐसा ना हो कि आधा आधा करके 4 जगह शिलान्यास करके अपना शिलापट्टे लगा लो और फरार हो जाओ, वो बात ठीक नहीं है। एक एक प्रोजेक्ट टेकअप करो, उसको टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन एंड देन टेक अप अनदर असाइनमेंट। उस असाइनमेंट के बाद तो वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमको बहुत सीरियसली लगता है कि बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी में इस समय नॉन टीचिंग के लिए बहुत अच्छे अकोमोडेशन है। मतलब हम लोग शायद कोई होगा जिसको घर चाहिए और घर नहीं है, शायद कोई होगा। टीचिंग के केस में ऐसा नहीं है। वो समहाउ थोड़ा कम अटेंडेड था। अब इन लोगों ने प्रयास किया तो 40-50 के आसपास मुझे लगता है टीचर्स को अपने घर दे दिए गए। कुछ मरम्मत हो रही है, कुछ और हो रही है। पीएम उषा स्कीम में हमारे पास पैसे हैं, उसी के नाम पर यह मांग है, तो वो भी जो नहीं है वो हो जाएंगे जल्दी। लेकिन उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा अनलेस कि वो प्रदीप कुमार को घर मिला अंदर, वो बाहर चले गए, नया घर खरीद लिए, कैसा इसमें हम रहेंगे नहीं। तो अब उनकी बात भी सही है। तो ऐसे करके हम उससे बेहतर अकोमोडेशन इन हाउस आप लोगों को कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मिले। कोई प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा कि एक सिंगल प्रोजेक्ट पिछले 5-5 साल से तो हम ही हैं देख रहे हैं, एक सिंगल प्रोजेक्ट में भी कॉस्ट ओवररन नहीं है। कोविड के दौरान टाइम ओवररन जरूर हुआ था, और जितने बड़े प्रोजेक्ट थे उन सभी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पैसे बचाए। आई मीन इतने बचाए, कैलकुलेट किए और कार्यदायी संस्था को कहा इसमें इतना कॉम्प्लीमेंट्री काम करो। तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी हमारे प्रोजेक्ट में, उस बचे हुए पैसे से हम लोगों ने कराया। एक भी केस में, और गवर्नर मैडम के आशीर्वाद से मुझे 3-4 और यूनिवर्सिटी में थोड़े थोड़े समय के लिए एक्सपोजर था, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में नहीं है जहाँ पे कॉस्ट ओवररन ना होता। मैंने 100 रुपये का प्रोजेक्ट है और उसका 2 साल में होना है, वो 2.5 साल या 3 साल या 3.5 साल या 4 साल या 4.5 साल करते हैं, फिर 100 रुपये का प्रोजेक्ट 150 रुपये हो जाता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो 100 रुपये का प्रोजेक्ट था वो हमने 99, 98, 97 में नहीं कराया। तो और टाइम ओवररन कोविड के दौरान ही किसी प्रोजेक्ट में हुआ, ऐसा किसी और प्रोजेक्ट में नहीं हुआ कि टाइम ओवररन हो रहा हो, हम सब बिफोर टाइम कर रहे हैं। हम लोग पेनाल्टी क्लॉज लगा रहे हैं कि अगर आपका टाइम ओवररन है तो हम आपका पैसा काटेंगे, तो उनको भी एक स्ट्रेस है। तो वो जगह हमारी आइडेंटिफाइड है, पैसे का इंतजाम हमने कर लिया है। तो जैसे ही हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ये जैसे ही खत्म होंगे, वैसे ही हम 3 बेडरूम का एक डिसेंट, जैसे आप लोग बाहर प्रदीप जी आप लेते हैं, तो लगभग एक डिसेंट साइज का 1500-1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट, ताकि उनके नंबर्स बढ़ सके। जैसे आप मान लो 16 फ्लैट बना रहे हो, 16 की जगह 24 बना सकते हो अगर हम थोड़ा सा साइज कंप्रेस करते हैं, विच इज स्टिल प्रिटी डिसेंट फॉर अ मॉडरेट लेवल। तो इस पर भी काम चल रहा है। उसी क्रम में हेल्थ इज वन ऑफ द वेरी वेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, और अभी मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली। वो बड़ी संख्या में बढ़ा है, मतलब चाहे वो दवाई हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे किसी और फॉर्म में हो। तो उसमें ये ज़रूर था कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, देखिए मतलब इतने साल मैनेजमेंट हम पढ़ाए, उसका फ़ायदा ही नहीं है अगर हमको कुछ पैसे की वजह से इंश्योरेंस की स्कीम को छोटा करना पड़े। जैसे 5 लाख का इन लोगों की मंशा थी, तो 5 को हम 4 कर देते तो हमारा प्रीमियम कम हो जाता, 4 को 3 कर देते तो और कम हो जाता। तो हमारा ये था कि नहीं, जो आपने सोचा है वही होगा, उसके लिए धन कहाँ से इकट्ठा करना है वो देखना हमारा काम है। तो हम लोगों ने देखा और उसके लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं
कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि ये प्रीमियम, और ये कंसर्न शायद वो राकेश जी को भी होगा, संजय जी को भी होगा, तो सर आरवी सिंह और अनित गौरव जी को भी होगा कि भाई इस साल का प्रीमियम गया, अगली साल का क्या होगा, और अगली साल का गया तो उसके अगली साल का क्या होगा। ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। मेरा तो 8 महीने बचा है, लेकिन जो भी व्यवस्था होगी, एक व्यवस्था का सृजन किया गया है। व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया है कि हर अगले आने वाले साल जो वो प्रीमियम है वो दिया जाएगा, और उसमें बेहतरी, यानी कि अगर आप स्पाउस के साथ बच्चे इंक्लूड कर सकते हो तो कितना प्रीमियम एडिशनल जा रहा है, उस पर भी एक कॉस्ट असेसमेंट है, और वो असेसमेंट के साथ वो बेनिफिट्स हम देंगे। एक विचार और है कि क्योंकि बहुत सारी जगहों पे भाई 65 का रिटायरमेंट है, आपके यहाँ 62 का रिटायरमेंट है, नॉन टीचिंग में 60 का रिटायरमेंट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये बेनिफिट को 65 तक एक्सटेंड कर सकें? मेडिकल बेनिफिट भाई जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम नहीं कर सकते। तो हम ये मेडिकल बेनिफिट को, आप कल को रिटायर होते हैं, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, सब बहुत माशाल्लाह यंग लोग हैं, मारा नहीं मनाएगा सिराजुद्दीन जी रिटायर हो गए इस साल, तो अगर 62 में रिटायर हो गए तो ये 65 तक ये मेडिकल बेनिफिट आपको दिया जाए। स्पेशली जब उम्र बढ़ती है तो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती हैं, और ऐसे केसेस में क्या हम इन लोगों को नॉट जस्ट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट बट ऑल्सो टिल द एज ऑफ 65 दे सकते हैं क्या? तो इसके लिए भी हम लोग नेगोशिएट करेंगे। अभी तो ये था कि आप जानते हैं सरकारी सिस्टम में बहुत फूक के कदम रखना पड़ता है, और वो भी जैसे मैंने बताया राजधानी है तो रोज एक चिट्ठी और रोज एक ईमेल, और आजकल तो वो व्हाट्सएप और ट्विटर का भी ज़माना है, उसकी कहानियाँ तो आप लोग सुन ही रहे, देख रहे। तो सबसे बचते बचाते इसलिए काफ़ी टाइम भी लगा, और इन लोगों ने बहुत ही डिलीजेंटली काम किया। उसमें हमारे शिक्षक संघ के भी पदाधिकारी लोग थे, कर्मचारी परिषद के पदाधिकारी लोग भी थे, हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस, फाइनेंस ऑफिस, ये सब लोग प्रोफेसर संगीता साहू के चेयरपर्सनशिप के अंदर इन लोगों ने बहुत ही डिलीजेंटली काम किया, ऐसा कि जिससे हम जो भी हमको बेस्ट कोट मिला था मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर में, उससे भी फर्दर नेगोशिएशन करके हम लोगों ने कहा भाई यही है हमारे पास, बस अब बताओ तुम दोगे कि नहीं। और उसमें हम लोग यूनिवर्सिटी के जो आप लोगों के प्रयास से ब्रांड स्ट्रेंथन होता है, तो उसमें हम ये बात ज़रूर कहते हैं, किसी भी केस में जब नेगोशिएट कर रहे होते हैं हम कहते हैं भाई आप कमाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे साथ जुड़ के आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, ये प्रतिष्ठा का प्रीमियम आप समझ के हमको दे दीजिए। तो उस आधार पे हम लोग थोड़ा बार्गेन और डिस्काउंट करते हैं, और वो बेस्ट बार्गेन करके व्हाट ऑल वी कुड प्रोवाइड इज व्हाट इज बीइंग डिलीवर्ड टुडे, इसका बेनिफिट लीजिए। मेरा आग्रह ज़रूर होगा कि जो भी इसको देखने के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनी होगी वो इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म भी इवॉल्व करेगी। वो फीडबैक मैकेनिज्म से जो भी हमारे कंपनी के साथ SBI जनरल इंश्योरेंस है राइट, तो उनको अपना फीडबैक देगी, ताकि वो जो भी इसमें आगे और इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट हमको जो आगे करना है वो भी आप इनपुट दे सकें। पहली बार में कोई भी व्यवस्था एकदम फुल प्रूफ नहीं होगी, तब जबकि वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को केटर कर रही है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस सुविधा के प्रारंभ होने की। इसका भगवान न करे आपको लाभ लेना पड़े, है ना, ये अनयूजुअल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आपको ईश्वर न करे कि इसका लाभ लेना पड़े, लेकिन यदि लाभ लेने की स्थिति आती है तो आप इसका श्रेष्ठतम लाभ लें, ऑप्टिमम लाभ लें, और इसमें अपने सुझाव भी देते रहिएगा कि इसमें और किस प्रकार का बेहतरी करें, सो दैट जब अगले वर्ष के लिए नेगोशिएशन राउंड में ये लोग जाएंगे तब हम नहीं होंगे, जो लोग भी होंगे वो लोग उसमें उन फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करेंगे, ताकि इससे बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा और श्रेष्ठतम ऑफर मिल सके। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत